नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। देश का बजट मंगलवार को पेश होने वाला है, जिसे लेकर सुनील डिंपल ने अपनी राय रखते हुए कहा है कि इस बजट से उन्हें किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है और जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिलने वाला है। बजट के तहत क्या उम्मीदें हैं, तो उम्मीदें मैं आपसे पत्रकार मित्रों को यही कहूंगा कि उम्मीदें तो इंतहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद तो हमारा काफिला ही लुट गया है और उसमें हम इधर उधर की बातें क्या करें। समझना तो यह है कि ये काफिला कब और किसने लूटा। ये 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने लूटा। और इस संदर्भ में मैं ये कहूंगा बजट के तहत कि जम्मू कश्मीर की उम्मीदें के लेकर के कि जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या। मैं यही कहूंगा कि आप बजट में पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी हमारे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और केरोसिन ऑयल के ऊपर ये जो वैट सेल टैक्स है। और जम्मू कश्मीर में शिवसेना ने सुरक्षा स्थिति में यथास्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी की सहयोग से प्रतिद्वंदी बनी सरकार ने सवाल किया है कि पिछले साल संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसे विभाजित किया गया था। शिवसेना ने जम्मू में बैरो कटोक विकास कार्यों के लिए केंद्र में मजबूत सरकार पर कटाक्ष किया और कहा है कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने और तत्कालीन राज्य के विभाजन के बावजूद यह यथास्थिति है कि जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो रहा। कुछ नहीं, अभी जम्मू कश्मीर के जहां तक हालात हैं वो बिल्कुल दस्तूर वैसे ही जारी है। ना तो जम्मू के साथ भेदभाव खत्म किया जा सका, ना ही कश्मीर में जो है अमन शांति बहाली अभी तक संभव हो पाई है। और वो तमाम वादे जो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाते समय जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए थे, वो आज तमाम दावे जुमला साबित हो रहे हैं। देखिए, किसी भी आप ले लीजिए, आप चाहे दैनिक वेतनभोगियों को ले लीजिए, उनके साथ उन वादे पूरे नहीं किए गए। आज हजारों की तादाद में दैनिक वेतनभोगी सड़कों पर हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करें तो जम्मू कश्मीर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किया गया। यहां तक कि यहां पर महिला आयोग तक का गठन नहीं किया गया। 5 अगस्त 2019 से पहले राज्य महिला आयोग होता था, मगर जैसे ही धारा 370 का अस्तित्व खत्म किया गया, राज्य महिला आयोग को भी खत्म कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुदासिर अहंगर ने चर्चा और संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि टीडीसी अध्यक्ष पूजा ठाकुर कुछ लोगों के साथ बिजली परियोजना पर बेवजह धरना दे रहे हैं और इन लोगों की मंशा सिर्फ विकास कार्यों को रोकना है। एनजीओ C4H पीपल केयर के अध्यक्ष मुदासिर अहंगर ने भी प्रशासन को उन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चेतावनी दी है ताकि कंपनी बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से काम करे और अगर प्रशासन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है तो हम अंदर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। इसकी गर्जोगायत ये है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर पावर प्रोजेक्ट्स स्टैंड चल रहे हैं जिन पे गैर जरूरी प्रोटेस्ट हो रही है, उनका मकसद सिर्फ डेवलपमेंटल वर्क को रोकना है, जो कि उन लोगों का हमेशा मकसद रहा है। अब सभी जानते हैं कि वो लोग कौन है। जैसे कि डीडीसी चेयरमैन साहिबा जो इस टाइम प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जरा आप उनके काम को देखें। उन्होंने पिछले 1 साल में कितने कामों को सर अंजाम दिया है। लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा उन्होंने और कोई काम नहीं किया। खुसूसन दक्षिण और अतराफ के इलाकों के लोगों को वो नहीं चाहती कि ये लोग तमिलो तरक्की करें, लेकिन खुद इन्होंने खूब तरक्की की है। इनके पास कहां से ये प्रॉपर्टी बनी। नई नई गाड़ियों में घूमना,
नए नए प्रोटोकॉल के ख्वाहिशमंद है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूं कि इन पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की रेड डाले, ताकि इनके पास डीडीसी होने से पहले कितनी प्रॉपर्टी थी और आज इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी वहीं पे क्लियर हो। और बांदीपुरा के सरपंचों ने महाराज दीन के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले साल जारी किए गए फंड की जांच की मांग की। मीडिया से बात करते हुए महाराज दीन ने कहा है कि हर पंचायत के लिए 1,10,000 स्वीकृत किए गए थे, जिसमें जनरेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि शामिल हैं, लेकिन हमें केवल बिस्तर और कुछ टैबलेट मिले हैं। हम डीसी बांदीपुरा से इसकी जांच शुरू करने का अनुरोध करते हैं। सरकार में और भी कई घोटाले चल रहे हैं। पंचायत कॉन्फ्रेंस जो हमारी यहाँ पे चल रही है उसका मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मैं इन लोगों ने उसके काबिल समझा और मुझे बनाया। और हमारे साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन में ना इंसाफियाँ, ना सलूक, जो हमारे साथ गलत सलूक किया जाता है, मैं उसके ख़िलाफ़ आज हूँ। और मेरी जितने भी पंचायत कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं या सरपंच हैं, सब इसी चीज़ के लिए आए हुए हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नाइंसाफ़ी किन चीज़ों पे हो रही है? पिछले साल हमें कोविड का सामान दिया गया 1,01,000 का, लेकिन उसमें यूटिलाइज हुआ है सिर्फ 5 बेडें और कुछ पत्ते दिए गए इसके दवाई के, और उसके सिवा हमें कुछ नहीं मिला। जबकि उसके लिए एक मशीन होनी थी जिसमें वो ऑक्सीजन मशीन थी, वो नहीं मिली। जनरेटर होना था, वो नहीं मिला। उसके मजीद बाकी भी जो हमें 2.5 लाख रुपए हमें फर्नीचर से लिए गए थे, फर्नीचर भी हमें जो मिलना था वो नहीं मिला। खबर किश्तवाड़ से है। डीडीसी सदस्य ने चटरू क्षेत्र का दौरा किया और अपने सामने लाए गए सभी मुद्दों को ध्यान से सुना। चटरू क्षेत्र के लोगों ने भी डीडीसी अध्यक्ष पूजा ठाकुर को समर्थन देने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया है कि अध्यक्ष महोदया किश्तवाड़ जिले के कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो सभी अध्यक्ष महोदया के साथ हैं। उस वक्त हम अपने डीडीसी छात्रों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने यहाँ दौरा किया है चिनगाम ABC पंचायत में। और आज जो इन्होंने हमें बताया कि वहाँ टेंडर जो दक्षिण में चल रहा है, यहाँ पूजा जी धरने पे बैठी है, हम उनके समर्थन में हैं और डीडीसी के माध्यम से हम उनका साथ दे रहे हैं। जो कि हमारे यूथ जो दरबदर हैं उनके लिए जो वो लड़ रहे हैं, हम उनके समर्थन। थैंक यू। कुलगाम उपायुक्त डॉक्टर बिलाल मोहीउद्दीन भट्ट ने सूफी संत हजरत सैयद नूर शाह साहब वाली बगदादी की वार्षिक उर्स व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत में अवकाफ सदस्यों को अवगत कराया गया कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए बड़ी सभाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। बताया गया कि संत का उर्स 1 फरवरी से शुरू होगा, जबकि 10 फरवरी तक कुंड मंदिर में श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। उपायुक्त ने अधिकारियों को श्राइन में निर्बाध बिजली आपूर्ति, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति, उचित स्वच्छता उपायों के अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने खराब पड़ी स्ट्रीट और हाई मास्ट लाइटों को ठीक करने और श्राइन परिसर में बर्फ हटाने के भी निर्देश दिए हैं। और बांदीपुरा में पैनल में शामिल आरईटी उम्मीदवारों ने अपनी नियुक्ति आदेश को जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने निशात पार्क में इकट्ठा होकर सरकार, आयुक्त, सचिव के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर उनके उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेश रोकने का आरोप लगाया है। निन्हे रहवर एक तालीम शिक्षकों के रूप में 2015 और 2016 में सूचीबद्ध किया गया था। देखिए जी, हम आरटी एस्पायरेंट्स हैं जो महकमा तालीम ने वक्तन व फ़क्तन मुख्तलिफ आर्डर्स के तहत हमारी एडवर्टाइजमेंट नोटिस किए, जिसके तहत हमें एडवर्टाइज में हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए और हमारे पैनल डायरेक्शन ऑफ्स तक पहुँचे अप्रूवल के लिए। ये आर्डर्स तकरीबन 2010 से लेकर 15 तक हुए। उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर डिपार्टमेंट हमें अप्रूवल ऑर्डर नहीं दे पाया, जिसकी वजह से हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने भी हमारे फेवर में आर्डर्स दिए, डिपार्टमेंट ने उसको चैलेंज किया। सिंगल बेंच चैलेंज होने के बाद हम डबल बेंच में गए, डबल बेंच में भी हमारे हक में आर्डर्स दिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने फिर भी टस से मस नहीं हुआ डिपार्टमेंट, और वो SLP करने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। और कुपवाड़ा में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका संघ ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि LG सरकार को इस विभाग को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बावजूद इसके न वेतन बढ़ा और न ही लंबित वेतन दिया गया है।
त्राल जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें एमसी अध्यक्ष, सीईओ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने प्रशासन के प्रयासों की काफी तारीफ भी की। एमसी उपाध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नगर समिति ने त्राल को आकर्षक बनाने का वादा किया है, जिसमें पूरा करने की कोशिश की गई है। चला रहे हैं घर हमने डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने सारे इलाके को इसमें लाया है ताकि जो गार्बेज हो वो मौका पर ही हम हासिल कर सकें और माहौल जो है वो साफ और सुथरा रहे। इस चीज़ के लिए हमने डस्टबिन जो है वो तमाम इलाके में डिस्ट्रीब्यूट किए। अब जो घर रहे थे उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। हंदवाड़ा में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत चलाए गए सफाई अभियान कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान नगर पालिका समिति के अध्यक्ष समेत आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एमसीएच में स्वच्छता कार्यकर्ता के तौर पर कर्मचारियों की परेशानियों का भी समाधान किया गया। साथ ही अधिकारियों ने कहा है कि सफाई कर्मचारियों की सफाई परेशानियों पर ध्यान भी दिया जाएगा। एक हफ्ते से चला आ रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के आधार में जो ये एक प्रोग्राम चल रहा है। आज इसका सैनिटेशन डे था, क्योंकि सैनिटेशन सफाई के बारे में जो हमने पहले भी कहा है, अपना इर्द गिर्द साफ रखो, अपना माहौल साफ रखो। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पिछले हफ्ते से हम मना रहे थे, पिछले दिनों में कुछ प्रोग्राम थे, पेंटिंग कंपटीशन का था, क्विज कंपटीशन था। तो आज इसका जो महत्व था, आज का जो इस अमृत महोत्सव का महत्व था वो साफ सफाई के बारे में था, सैनिटेशन। और रामबन के जिला अस्पताल में संगलदान नील और राजगढ़ के लिए हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया गया। इस दौरान डीडीसी अध्यक्ष के साथ साथ कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इन एम्बुलेंस को एनएचएम के माध्यम से रवाना किया गया है। इन एम्बुलेंस की मदद से अब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा। देखिए, जहाँ तक आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आज एम्बुलेंसेज का फ्लैग ऑफ हुआ है, ये एम्बुलेंसेज डिस्ट्रिक्ट रामबन में 3 लोकेशंस के लिए सैंक्शन की गई है, जिसमें फर्स्ट लोकेशन जो है वो नील है और सेकंड लोकेशन राजगढ़ है और थर्ड लोकेशन संगलदान है। ये एम्बुलेंसेज वर्ल्ड बैंक फंडेड है और ये नेशनल हेल्थ स्कीम के अंडर जो है जम्मू कश्मीर को दी गई है। इसमें सारे क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप ईसीजी भी अवेलेबल रहेगा और उसमें वेंटिलेटर भी होगा, बाकी सारे मेडिसिन्स भी होंगे और डायलिसिस भी यूनिट भी उसके अंदर जो है इंस्टॉल किया हुआ है। और ये एम्बुलेंसेज ऑनलाइन जो डॉक्टर्स होंगे वो ऑनलाइन डॉक्टरों के साथ कॉन्टैक्ट में। और सांबा में गांव में घर बनाने के लिए सरपंच, पटवारी और पंचायत सचिवों की मंजूरी जरूरी होगी। सरकार के इस आदेश का विरोध भी होना शुरू हो गया है, बल्कि लोग भी 2 भागों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है। एमसी लीडर कुलदीप वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आदेश को गलत बताया है और कहा है कि यह आदेश जनता के हित में नहीं है। जो थे वो प्रोटेस्ट में बैठे हैं, अभी भी उनका हल नहीं होगा। वही जो युवा पीढ़ी है वो वही बताएगी बीजेपी की वो हम कौन लोग हैं। आने वाला समय इनके ऊपर अच्छा नहीं है, बीजेपी वालों के ऊपर। कहाँ ढूंढेंगे लोग, गरीब लोग उनको? इन्वॉल्व जो किया है सरपंच के साथ, किसी की बनती है किसी की नहीं बनती है, वो क्या उसके दरवाजे पे दरवाजा खड़खड़ाएगा कि मैंने गाय के लिए जहाँ पे खुरली बनानी है घास के लिए तो मेरे को परमिशन दे दो। एक दिहाड़ीदार आदमी है, उसने पैसे इकट्ठे करके अगर कोई किसी मकान को काम करना है, कोई 4 दुआरी करनी है, कुछ भी करनी है, हर बार दफ्तरों के ही चक्कर लगाना पड़ेगा उसको। श्रीनगर में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई, बल्कि कई वाहनों के चालान भी काटे गए। बल्कि चोरी की वारदातों को रोकने के लिए भी कई जरूरी कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि अपराध को रोकने के लिए आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। इसी के तहत पुलवामा में 8 पंचायतों के युवाओं को खेल किट बांटी गई। इस दौरान उपायुक्त, मुख्य योजना अधिकारी और खेल अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न गांव के युवा भी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, हमारा जो मिशन है वो यही है कि किस तरीके से
हम यूथ तक जो है वो पहुँचे, और ख़ासकर जो यूथ के अंदर टैलेंट है, जैसे आप पुलवामा के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है लोगों के अंदर स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा टैलेंट है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे मार्शल आर्ट हो, चाहे वो रनिंग हो या किसी किस्म का कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो उसमें पुलवामा का जो यूथ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को हार्नेस करने की ज़रूरत है, जिसमें अभी हम अगर देखेंगे तो बहुत लेवल तक जो है वो हम इसमें हार्नेस करने में कामयाब भी हुए। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार। और हम चाहते हैं अब जो नया बजट आने जा रहा है, हम गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि इस बजट में कम से कम ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा कोई पैकेज होना चाहिए। जैसे मुलाजमों को दे रहे हैं 7th पे कमीशन दे रहे हैं, बाकी हमारा जो है हमें पिछले दिनों में भी इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी। खासकर इस बजट में कम से कम हम दुकानदारों का जो ट्रेडर्स हैं उनका ध्यान रखें। आप क्या कहना चाहोगे? कल जो वज़ीर खाना बजट पेश कर रहे हैं तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें रहेंगी आपकी? इसलिए हमारी बजट से पहले गुजारिश रहेगी कि वो एक एमनेस्टी स्कीम निकालें दुकानदारों के लिए, खासकर या तो जीएसटी में उनको रिबेट मिले, इनकम टैक्स में उनको रिबेट मिले, और जो बैंकों के कर्जाजात हैं उनमें उनको इंटरेस्ट में रिबेट मिले, और किसी तरीके से उनके लिए कोई बजट लाया जाए, उनके लिए कोई मखसूस रकम रखी जाए जो वो अपनी सहूलियत देख सकें कि हमारे लिए भी गवर्नमेंट है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो दुनिया को सुनाते हैं। आज हम उनको ये सवाल करते हैं कि आज आप बजट से पहले अवाम की मन की बात भी एक बार सुन लीजिए, उनके लिए भी कुछ करिए। लोगों के दिल जीतने के बाद ही लोग उनके साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज ऐसे लोग नहीं जुड़ते हैं। महंगाई की मार झेल कर लोग उनके साथ नहीं जुड़ेंगे। लगता है जो बजट सेशन 2022 का शुरू हो रहा है, क्या अपेक्षा रहेगी लोगों की? देखिए, सबसे पहली बात कि बजट का देखने का ये है कि पूरे देश में लोगों की आंखें टकटकी लगी हुई है कि क्या जो सिलेंडर 960 का क्या उसके दाम घटेंगे, क्या जो पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका और चुनाव को देखते हुए इन्होंने जो रेट घटाए क्या वो स्थिर रहेगा पेट्रोल के दाम, क्यों वो वापस मुझे लगता है कि जहां से चले थे जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी थी क्या वो 60 रुपये तक पहुँचेंगे। ये देखने की बात है। जो 700 के करीब किसान जो इस आंदोलन में अपने जिन्होंने शहादत दी है, क्या उनके परिवारों के लिए कुछ है, क्या किसानों के लिए कुछ है, क्या जो आटे के दाम आज आसमान छू रहे हैं क्या उसके लिए कुछ इस बजट में है। जो सरसों का तेल आज 200 के पार जा रहा है, क्या इस बजट में आम गरीबों के लिए उसके दाम घटेंगे। जहाँ फिर बजट जो है जो जुमलाबाजी की तरह होगा, जहाँ इसमें भी देखा जाएगा। बजट जो है हर साल आता है और हर किसी हिंदुस्तान के नागरिक को एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन हमारे लिए एज ए कश्मीरी माइग्रेंट एक डिफरेंट इशू है। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे लिए रिटर्न और रिहेबिलिटेशन का हमें बताइए जी। इसमें जब तक आप जम्मू कश्मीर बजट में एक स्पेशल प्रावधान नहीं रखोगे, कश्मीरी पंडित के बारे में एक सेपरेट बजट नहीं रखोगे रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए, तब तक कुछ नहीं होगा। इसके लिए गुलशन जी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और होम मिनिस्टर ऑफिस से एक रिकमेंडेशन पास करवाई है कि 2.5% ऑफ एनुअल बजट ऑफ J&K शुड बी केप्ट फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स फॉर देयर रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। वो ऑलरेडी रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट ऑफ J&K आई है। हम ये बोल रहे हैं कि ये पिछले 2-3 साल से क्यों नहीं हो रहा है। जब तक आप बजट में प्रावधान नहीं रखोगे, अनलेस एंड अनटिल देयर विल बी नो ऑप्शन दैट यू विल कीप सेपरेट बजट फॉर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन, हाउ दिस रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन इज पॉसिबल। आपका नाम? मेरा नाम रियाज बशीर नाज है, मैं DDC पुंछ हूँ। तो सर बताएं जो देखिए जी, जो इस बार बजट पेश होने वाला है, जो उसमें मेरी अपनी राय ये है, एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इसमें जो सबसे पहले जो टैक्स स्लैब का जो एक लिमिट रखी है 7.5 लाख रुपए, उसको
मिडिल क्लास के लिए बढ़ा के 10 लाख तक का एग्जेम्पशन दे देना चाहिए। इसके साथ साथ जितना एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारे इंडिया का, उसको बूस्ट करने के लिए स्पेशल पैकेजेस और स्पेशल जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉर्मुलेट करके कृषि क्षेत्र में एक अच्छी रकम को रखा जाए, जहां पे कि हमारी कृषि उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हो सके। इसके साथ साथ जहाँ तक हमारी जम्मू कश्मीर रियासत का ताल्लुक है, तो हमारी रियासत जो है वो बहुत पहाड़ी इलाका है। हर जगह तकरीबन जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर को छोड़ के बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब फार फरलांग्स हैं, बॉर्डर एरियाज़ के हैं और इसके साथ साथ दूर दराज के इलाके हैं। जितना पैकेज या जितनी भी अमाउंट या जितना भी बजट रखा जाता है हमारे लिए, उसमें उस स्पीड से या उस तरीके से वो तरक्की के काम नहीं हो पाते। हर उस साल में मुकम्मल बजट कम होने की वजह से उसमें मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि जितने भी हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो पुंछ राजौरी हो, इसके साथ हमारे कश्मीर के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हों, जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे आज भी सड़कों की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, बिजली और पानी की बहुत दिक्कत है, इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि कम से कम इन पेरीफेरीज के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स का बजट एक स्पेसिफिक कर दिया जाए। हम चाहते हैं ये जो बजट आने जा रहा है, जिस तरह से पिछले बजट आए हैं, जो बजट डेवलपमेंट और तरक्की के लेकर आए हैं, हम चाहते हैं कि ये बजट भी डेवलपमेंट और तरक्की को लेकर आए। खासकर जो हमारा ज़िला है पुंछ, ये बिल्कुल लास्ट बॉर्डर के ऊपर है, ये एक पिछड़ा हुआ ज़िला है। मैं समझता हूँ कि यहाँ आज तक डेवलपमेंट और तरक्की नहीं हुई है। अभी पिछले दिनों हमें नेशनल हाईवे यहाँ पर मिला है और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन आज भी हमारे ज़िले के अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं। यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी की कमी है, यहाँ पर पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, हमारा जो पुल टूट गए हैं वो अभी तक नहीं बने हैं। इस तरह से और बहुत सारी कमियां हमारे ज़िले के अंदर है। यहाँ कोई टूरिज़्म का वो नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पर जो हमारा जो ज़िला है, ये टूरिज़्म के लिहाज से सबसे बड़ा पोटेंशियल है इस ज़िले के अंदर। हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो पैकेज यहाँ पर आना चाहिए वो टूरिज़्म का आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़्म भी है और दूसरा टूरिज़्म भी है। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी अभी जो है बजट जो है अभी इसको बनाया जा रहा है, फिर वो जो है वो पार्लियामेंट में जो है पेश किया जाएगा, उसकी पर बहस होगी। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि बजट जब भी बनती है तो उसमें लोगों की, आवाम की जो एस्पिरेशंस होती हैं, उनकी डिमांड्स जो हैं, उनका जो मुद्दा है, उसको जो है मद्देनज़र रख के, उसको कंसिडरेशन में रख के वो बनाया जाता है। और इस बार का बजट जो है ख़ुसूसी तौर पर मैं चाहूँगा, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है कि 2 साल से हमारे देश में जो है कोविड और जो एक महामारी चल रही थी, उसकी वजह से इकनॉमिकली जो है काफ़ी उसमें जो है डाउनफॉल हो गया है। और उसके अलावा भी अगर हम मॉरली तौर पर देखेंगे या सोशली तौर पर देखेंगे, लोगों का एक दूसरे के साथ इतना लाइजन नहीं रहा। जितना भी काम हुआ है वो वर्चुअली हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन वर्क को देखें, रोड को देखें या बाकी जितने भी डेवलपमेंटल काम हैं, उन काफ़ी में उन लोगों में जो है वो आपत्ति आ गई थी और जिसकी वजह से वो काम जो है टाइमली वो पूरे नहीं किए गए। दूसरा, अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस वक्त मजदूरी का काम कर रहे थे या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रहे थे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों को जो है वो अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी है और वो बेकार होकर अपने अपने घरों में बैठ रहे हैं। इस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि आने वाले वक्त में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसके हवाले से जो हम नौजवानों को या जो बेरोज़गार हैं उनको हम कैसे रोज़गार फराहम कर सकते हैं। एक तो ये। दूसरा, अगर हम देखेंगे तो पिछले कई सालों से जो है LPG को लें, पेट्रोलियम को लें या डीज़ल को लें, उसमें बहुत सारी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है उसके रेट में। और आम इंसान, जो एक गरीब इंसान ने किसी तरीके से स्कूटर या मोटरसाइकिल लिया था तो वो भी उसको चलाने का एफर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि जो पेट्रोल और डीज़ल टचिंग 100 हो गए। अब चलो उसमें कुछ हद तक जो है गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया, कुछ रुपए उसमें कम किए, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि पेट्रोल और डीज़ल का रेट जो है 40 से 50 के बीच में होना चाहिए। 40 रुपये तक डीज़ल और 50 तक पेट्रोल होना चाहिए। जो खुसूसी में डिमांड खास करके जो जम्मू प्रोविंस के राजौरी डिस्ट्रिक्ट और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं करूँगा, इसमें देखें आप, सबसे पहले तो मेरी डिमांड रहेगी कि जो हमारा बजट आने वाले दिनों में जो पास होने वाला है सेंट्रल सरकार से, तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए जैसे आपने राजौरी में एम्स दिया है, जो मेडिकल फैसिलिटी की हमें कमी है, तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो हमें मेडिकल फैसिलिटी में एम्स यहाँ पे मिलना चाहिए,
और मेडिकल कॉलेज, जिसमें साथ एम्स होगा और मेडिकल कॉलेज भी होगा, जिसमें आने वाले वक्त में जो हमारे बुजुर्ग भाई या नौजवान हॉस्पिटल की कमी की वजह से जो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, तो वो आने वाले वक्त में जो कमी दूर होगी। साथ ही मैं बात करूं कि हमारा देखें बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो खसूसी जो सड़कों की मैं बात करूं और उसमें जो रेलवे का बजट है, उस पे वार फुटिंग पे जो रेलवे का काम है, जो हम सुनते हुए काफ़ी सालों हो गया है कि रेलवे आएगी, तो मैं समझता हूं कि जो रेल प्रोजेक्ट है वो आना चाहिए। इसके साथ जो खसूसी में पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, हमारी जो लोकल बॉडी म्यूनसिपल पुंछ है, तो हमने पहले भी बहुत डिमांड की कि 2 साल पहले कोरोना का इफेक्ट रहा, तो अब आने वाले वक्त में हमारी लोकल बॉडीज़ को पैसा दिया जाए। चेयरमैन सर सैयद एजुकेशन मिशन सोच इंडिया, ये हमारी एनजीओ है जो लास्ट 10-12 साल से काम कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि जो बजट पेश होने जा रहा है, तो नई सरकारें आती हैं, नई तरीके से हुकूमतें बनती हैं और बजट भी वैसे ही बनता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब आज बजट बन रहा है तो ज़रूर हिंदुस्तान को डेवलप करने के लिए ही वैसा बजट बनना ज़रूरी है। और अगर जैसे मैं एक सरहदी ज़िला डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो जम्मू एंड कश्मीर का है, वहाँ की बात करूँ, तो मुझे लग रहा है कि सरकार को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि कम से कम इन सरहदी LOCs के एरिया जो हैं, इनको ध्यान में रखा जाए। हमारे यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन टूरिज़्म की डेवलपमेंट बड़ी कम है। अब लास्ट कुछ सालों से ये टूरिज़्म बढ़ रहा है, तो इस तरफ ध्यान दिया जाए। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा हमारी जितने भी यंग यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, उसको यानी कि मुझे लग रहा है कि उनके लिए सोचा जाए। और साथ साथ कुछ ऐसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ या ऐसे इंस्टीट्यूशंस ओपन होने चाहिए जिससे हमारी अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो फ़ायदा ले सके, और ताकि उनको यहाँ से बाहर जाके काम करने की ज़रूरत ना पड़े, वो यहीं पे अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। यही मेरी डिमांड है सरकार से। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये खाली जो है बोलते कुछ है, करते कुछ है। जैसे इन्होंने पार्लियामेंट में बोला था 2100 फैमिली को हमने वापस भेजा था, कहीं उस तरीके का बाइट देंगे तो फिर मुझे लगता है फिर वो हमें सूट नहीं करेगा। क्योंकि अगर सच्चाई में और ईमानदारी से बोलेंगे, अगर ये ईमानदारी से चाहेंगे, तो मुझे लगता है इनको बजट जो है स्पेशली कश्मीरी पंडित के लिए देना चाहिए। क्योंकि 32 साल से हम इनका इंतज़ार कर रहे थे कब भारतीय जनता पार्टी आएगी और हमारा कुछ न कुछ जो है क्या सूत-बूत लेगी। लेकिन अभी जो है, अभी जिस हिसाब से आज आप देख सकते हैं कि जो एक कश्मीरी पंडित तरस रहा आज के डेट में अपने पैकेज के लिए, एम्प्लॉयमेंट पैकेज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, क्वार्टर्स के लिए, जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी कुछ है अभी पुराने सरकार का है, इन्होंने जो है एक चीज़ के लिए जो हम इनको शुक्रगुजार है, इन्होंने जो है 89 पोस्ट्स अभी दिए हैं, उसके लिए जो हम इनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो वो 6000 जो पुराने थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए इनसे 7 साल में, लेकिन कम से कम और 99 पेज जो है 89 पोस्ट जो है वो अब इन्होंने दिए, उसके लिए हम इनको धन्यवाद कर रहे हैं। और साथ में हम इनको आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस घर में आज के डेट में कोई रोज़गार नहीं है, खासकर जो और यूथ है, उसके लिए जो एक स्पेशल पैकेज दे, जिससे जो है वो कम से कम कल के डेट में फिर भारतीय जनता पार्टी का नाम ले। नहीं तो ऐसा हाल ना हो कि जो कांग्रेस का कश्मीरी पंडितों ने किया वही इसका भी होगा। योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ।